नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट अगले साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रासा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को, ब्रिटेन को। तो याद रखिएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है ना? तो फर्स्ट का ऑप्शन सी सही होगा। एक चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन मैं इसमें करा दूंगा। तो प्लीज अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1870 में, 1871 में, 1866 में, 1864 में। तो याद रखिएगा, जो फ्रैंकफर्ट की संधि है, आपको पता होना चाहिए 1871 में हुई थी। और यह संधि के माध्यम से ना आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी के एकीकरण हुआ था। ठीक है ना? तो कब हुआ था? 1871 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था? किसान, गृह मंत्री, चांसलर, सेनापति। याद रखिएगा, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वो इटली और जर्मनी दोनों में जो भी एकीकरण होना चाहता था, उसको ही विरोध करता था। कौन? मेटरनिक। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, मेटरनिक कहाँ के चांसलर था? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कभी कभी पूछ देता है, याद रखिएगा, इसका राजधानी वियना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोलैंड की क्रांति कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए 1830, 1831, 1832, 1833। तो पोलैंड की क्रांति 1830 में हुई थी। ठीक है ना? इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921, 1922, 1923, 1924। याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो याद रखिएगा, जर्मन राइन संघ की निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर आपको ऑप्शन बी सही होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो याद रखिएगा, आपको ये भी क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग रहेगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई थी? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ठीक है ना? इसके देखकर अलग अलग देश के लोग, यूरोप के देश के लोग प्रेरित हुआ और अपने देश में भी क्रांति करने लगे। इनमें कौन क्रांति का पुत्र कहे जाते हैं? नेपोलियन, मेटरनिक, चार्ल्स दसम, लुई। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपको सही होगा कि इसमें किसको क्रांति का पुत्र कहा जाता है? नेपोलियन को, मेटरनिक, चार्ल्स दसम को, लुई को। तो याद रखिएगा, नेपोलियन को कहा जाता है। ऑप्शन कौन सही होगा? ए सही होगा। ठीक है ना? इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ था? मार्च 1848 में, अप्रैल 1848 में, मई 1848 में, जून 1848 में। तो देखिए, 9 का याद रखिएगा, मेटरनी का पतन मई 1848 में हुआ था। और देखिए, जो शासन किया था, आपको पता होना चाहिए 1815 से स्टार्ट हुआ था इसका कार्यकाल। ठीक है ना? और कब तक चला था? 1848 तक चला था। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो वियना सम्मेलन से। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 10 क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? आर्लियंस वंश, बुर्बो वंश, हैब्सबर्ग, जारासाई। तो याद रखिएगा, जो वियना कांग्रेस था, यानी वियना सम्मेलन जो कह सकते हैं, इसका आंसर आपको सही होगा कि बुर्बो वंश। ठीक है ना? फिर से इसी सत्ता आया था, पुरातन व्यवस्था ही अपनाया गया था वियना सम्मेलन से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? चेका, लाल सेना, लाल कुर्ती, कार्बोनरी। तो आपको पता होना चाहिए, कार्बोनरी का सदस्य कौन था? मेजनी था। तो इसीलिए मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से। ठीक है, कार्बोनरी क्या है? एक संगठन था। 1829 के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? हंगरी, तुर्की, यूनान, पोलैंड। तो याद रखिएगा, 1829 के जो एंड्रापुल की संधि था, वो तुर्की के साथ हुई थी। ऑप्शन बी सही होगा। काउंट काबूर को विक्टर एमनुल ने किस पद पर नियुक्त किया था? गृह मंत्री, बी ऑप्शन नहीं है। फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री।
तो देखिए इसका आंसर डी ही सही होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है ना, बी में कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन याद रखिएगा काउंट कावूर ने विक्टर एमेन्यूल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नाविक, किसान, सैनिक, दार्शनिक। याद रखिएगा गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? हिटलर, विलियम प्रथम, बिस्मार्क, मेजनी। याद रखिएगा रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन आपको सी सही होगा। कौन? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये क्वेश्चन रिपीट है, आपको पता होना चाहिए, ये 1871 में हुई थी। क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? मैं पिछले युद्ध पूछ रहा है इसमें, डेनमार्क युद्ध, सीडान का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। तो याद रखिएगा किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो इसका आंसर होगा सीडान का युद्ध। ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन बी याद रखिएगा। और संधि पूछेगा तो संधि याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ठीक है ना, किस संधि द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। युद्ध पूछेगा तो याद रखिएगा सीडान। ठीक है, या इसको सेडॉन भी दूसरा नाम है, सेडॉन भी रहेगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, सेडॉन ये भी रहेगा। ठीक है, तो 17 के ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? कावूर ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने। याद रखिएगा यंग इटली, यंग यूरोप दोनों पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा ये इसका स्थापना मेजनी ने किया था। ठीक है, यंग इटली का स्थापना, तो अभी मैं बताया हूं कि यंग इटली का स्थापना भी किसने किया था? मेजनी। यंग इटली और यंग यूरोप याद रखिएगा इसका स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1867 में, 1868 में, 1870 के, 1871 का। सीडान का युद्ध आपसे पूछ रहा है, तो 20 का आपको ऑप्शन सी सही होगा। याद रखिएगा 1870 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडॉन में, सेडो में, साइडाइन में, फ्रैंकफर्ट में। इसका आंसर सही होगा कि 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच सेडॉन में युद्ध हुआ था। ठीक है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है और हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिए कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर याद होगा कि वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये याद रखिएगा। इससे और एक क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ किस किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा ये आपको ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस, प्रासा, ब्रिटेन याद रखिएगा। इसमें सब्जेक्टिव में से पूछ देगा कि इसमें से कौन वियना सम्मेलन में शामिल था? तो याद रखिएगा ब्रिटेन, रूस, प्रासा, ऑस्ट्रिया। फ्रांस नहीं था, याद रखिएगा ब्रिटेन, रूस, प्रासा और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश शामिल था। ये सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। इसका मेजबानी कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया। और वियना किस देश की राजधानी? अभी बताया है कि वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्रीमिया की युद्ध कब हुई थी? 1854 में, 1855 में, 1856 में, 1860 में। तो याद रखिएगा जो क्रीमिया का युद्ध है वो कब हुई थी? तो इसका आंसर याद रखिएगा क्रीमिया का युद्ध ऑप्शन ए 1854, बी 1855, सी 1856। इसका आंसर सही होगा 1854 में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण काल, धर्म सुधार आंदोलन, गौरव क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस। तो याद रखिएगा 25 का आंसर सही होगा आपको फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। तो 26 के याद रखिएगा नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, वियना सम्मेलन। सम्मेलन की जगह आपको कांग्रेस भी रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एल्बर्ट, मेटरनिक। 27 का आंसर याद रखिएगा इसका जो अध्यक्ष था मेटरनिक था। ठीक है ना, मेटरनिक या मेटरनिक। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था?
गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था का पुनः स्थापना करना, नेपोलियन को पुनः स्थापना करना। देखिए, जो मेटरनिक व्यवस्था, इसका उद्देश्य क्या था? ये पुरातन व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहता था। और 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था, इसमें भी यही निर्णय लिया गया कि जो नेपोलियन के युद्धों ने जिस व्यवस्था को खत्म कर दिया था, फिर से वही व्यवस्था को लागू करना। और उसके बाद पता है कि फिर से बुर्बो वंश के शासन हो गया था। किस वंश का शासन हो गया था? बुर्बो वंश का। तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था का पूर्ण स्थापना करना। मेटरनिक की जगह ये भी याद रखिएगा कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? ये भी पूछेगा, तो याद रखिएगा पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना करना, यानी फिर से पुराना व्यवस्था ही लागू करना। काउंट काबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1800 में, 1862 में, 1864 में, 1866 में। याद रखिएगा, काउंट काबर की मृत्यु 1862 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? ये शुरू में मैं बताया था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा इस चैप्टर से। जो भी क्वेश्चन आएगा, टोटल 40 प्लस ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको तैयारी हो जाएगा, खाली ध्यान से सुनिएगा। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। किसी तरह के जो एकीकरण होना चाहता था इसमें, इटली और जर्मनी में, सब इसका विरोध करता था। ठीक है ना। इसलिए जब मेटरनिक का मृत्यु हुई, तो ये दोनों देश के जो लोग खुशियां मनाई। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? 1866 में, 1864 में, 1871 में, 1870 में। 33 के याद रखिएगा। जर्मनी के एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था, यानी 1871 में। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? मेजनी, कावूर, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क। 32 के याद रखिएगा, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? इसका आंसर आपको सी सही होगा, गैरिबाल्डी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? 1829, 1830, 1831, 1832। इसका आंसर सही होगा, एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुई थी। ठीक है। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया, प्रासा, डेनमार्क, इटली, रोम, फ्रांस, प्रासा। तो 34 का याद रखिएगा, सीडान के युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रासा के बीच हुई थी। ठीक है। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था? तो 35 का आपको आंसर सही होगा कि किस वर्ष यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन ए है 1830, बी 1832, सी 1834, डी है 1836। तो इसका आंसर होगा 1832। ठीक है ना। अगर आप को याद है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, तो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि टोटल ऑब्जेक्टिव में आपको कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। अगला है 36, किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था? डेनमार्क की संधि, प्राग की संधि, गैस्टिन की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ठीक है। हंगरी की राजधानी कहाँ था? तुर्की, बुडापेस्ट, प्रासा, सीडान। हंगरी की राजधानी याद रखिएगा, 37 का आपको आंसर सही होगा, बी बुडापेस्ट। क्वेश्चन है, गीजो कहाँ के प्रधानमंत्री था? प्रासा, तुर्की, फ्रांस, सीडान। याद रखिएगा, गीजो कहाँ के प्रधानमंत्री था? इसका आंसर होगा आपको प्रासाद, तुर्की, फ्रांस। फ्रांस होगा। और गीजो, चार्ल्स दसम ने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था, ये याद रखिएगा। इसके बाद गीजो ही प्रधानमंत्री था उस समय। 1830 की क्रांति हुई थी, समझ गए ना। याद रखिएगा, गीजो ही, इसी को विरोध में 1830 में कौन क्रांति हुई थी? जुलाई 1830 की क्रांति। ये भी ऐसा व्यक्ति था जो फ्रांस का विकास नहीं चाहता था। ठीक है ना। इसका ऑप्शन कौन सही होगा? सी। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, सीडान, तुर्की, मिस्र, सीडान, प्रासा, ऑस्ट्रिया, प्रासा। 39 का आंसर सही होगा। इसका आंसर ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच, ऑप्शन बी सेडोवा है। मेटरनी कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रासा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार होना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर सही होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। ठीक है। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, कावूर ने, मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, लाल कुर्ती का गठन याद रखिएगा गैरिबाल्डी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, आपको पता होना चाहिए, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो यही टोटल 42 क्वेश्चन था।
और मुझे उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और प्लीज़ आप सभी को इस क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।